गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का शेष भाग, जिसमें नायिका चंपा है जो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं था। और चंपा की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, जिसमें न ट ख ट को अलग अलग दिखाया गया है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। कवि बताते हैं कि लिखाई पढ़ाई का महत्व न समझने के कारण उसे लगता है कि दिन भर ये कलम पकड़े बैठे हैं, वह उसे चुरा लेती है और जब ढूंढ कर लाता तो कागज गायब। चंपा परेशान करती है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, पता नहीं क्या लिखते पढ़ते हो, दिन भर बस यही लेकर बैठे हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है? जो अभी 10वीं तक पढ़े हैं उसमें पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत महत्व जो ज्ञान हो गया होगा, अपने तर्क लगाएंगे। और कवि कहते हैं चूंकि वह अनपढ़ थी इसलिए उसकी इन बातों को सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। शब्दार्थ में देखे, हारे गाढ़े माने विपत्ति का समय, जो रुका हुआ काम है, मुसीबत है, ऐसे समय में पढ़ाई काम आएगा। और साक्षरता को महत्व देते हुए कवि तर्क देकर समझाते हैं उसे, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब जो अपनी अभिव्यक्ति होती है उस प्रकार से वह तर्क दे रही है कि पढ़ाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, माने सबकी भलाई चाहते हैं। चूंकि यह पाठ साक्षरता पर है, जो निरक्षर लोग हैं उनका तर्क बताते हुए कवि कहते हैं वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामीण स्तर पर निम्न लोगों तक पहुंचने के लिए और स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास की गति पर लाने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले शिक्षा और महिला शिक्षा को महत्व दिया था। तो इसलिए वे कहते हैं, तर्क वह यह देती है कि गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं, सब ये नाम जानते थे कि गांधी बाबा हैं, गांधी बाबा हैं, तो वे कैसे पढ़ने कह सकते हैं। क्योंकि चंपा के दृष्टि से पढ़ाई का क्या कारण है, मतलब पढ़ाई नहीं करने का क्या कारण है। मैंने कहा कि पढ़ लेना अच्छा है। आगे शेष पद्यांश है। कवि कहते हैं जब चंपा ने यह तर्क दिया कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात नहीं कह सकते, माने ये एक विरोधाभास है किसकी, चंपा की, तो उसमें कवि आगे बताते हैं, शेष पद्यांश है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। और इस पद्यांश में पढ़ते समय ध्यान रखें कि चंपा अनपढ़ है, माने वह स्कूल गई ही नहीं थी, इसलिए उसका इस प्रकार का तर्क है। और कवि उसे समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का महत्व जब अपने लिए समझ आता है तभी उसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं। चंपा लगातार तर्क दे रही है, इसलिए कवि उसको बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं पढ़ाई के लिए। जो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ना आराम पढ़ना सीखे और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, अक्षर से शब्द बने, शब्द से विधाएं बनी, कहानी नाटक एकांकी, और उसको पढ़ने से हमें कुछ उद्देश्य की प्राप्ति होती है, माने हम पढ़े लिखे हैं इसलिए। तो जो नहीं पढ़ी है उसको पढ़ाई का बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कवि कह रहे हैं चंपा को समझाते हुए, मैंने कहा पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है। और उसके स्तर पर उसे पढ़ाई का बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं, बहुत अच्छा उपयोग बता रहे हैं। ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, जब तुम्हारी शादी होगी, शादी होती है शादी के बाद, क्योंकि ये प्राचीन स्तर पे है, माने सगाई होती, शादी होती, शादी के बाद कुछ दिन तक
लड़की मायके में वापस रहती, उसके बाद उसे गौना कराकर ले जाते थे, उसके बाद उसे ससुराल में ही रहना होता। तो कवि उसे पढ़ाई का बहुत अच्छा तर्क देते हुए कहते हैं, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। और इसमें चंपा को एक संकेत बनाया गया है, माने लड़की है और केवल लड़कियों के लिए है ऐसा नहीं है। इसमें चंपा को एक सांकेतिक माने नायिका के रूप में बनाकर कवि यह संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से कि पढ़ाई का महत्व तो बता रहे हैं। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, माने पढ़ा लिखा होगा, शादी हो जाएगी, शादी के बाद कुछ दिन रहने के बाद अपने नौकरी पर वापस कलकत्ता चला जाएगा। इसमें बताया जा रहा है पलायन, माने पढ़े लिखे लोग पलायन की दृष्टि ज्यादा रखते हैं, उसको बता रहे हैं कवि। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है कि जब तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर दूर कलकत्ता चले जाएंगे तो वह बहुत दूर है, माने कुछ ही समय में जाकर आना भी संभव नहीं है, और मीडिया माने संदेश देने और संदेश लेने का और कोई माध्यम भी नहीं हो। यदि वह पत्र भेजता है तो उसके पत्र कैसे पढ़ोगी और उसे कैसे संदेशा दोगी, माने तुम्हें यदि उसे कुछ पत्र लिखकर या कुछ कहना है तो तुम कैसे उसे संदेशा दे पाओगी, माने मैसेज कैसे भेज पाओगी, उसके लिए पढ़ लेना अच्छा है। अभी तक में जिसको पढ़ाई में ऐसा लगता था, एक बहुत अच्छा तर्क है ये, और इसमें अन्यथा नहीं लेंगे। इसमें कवि माने साहित्यकार जो है साहित्यिक दृष्टि से, चूंकि यह स्तर है भारत में विकासशील माने विकास का जो दौर चला, उसमें शिक्षा को महत्व देने के लिए अनेक योजनाएं चली, उसके अंतर्गत ये जो हुआ पलायन की प्रवृत्ति को रोकने का, उसके लिए बताया गया है। अब ध्यान देंगे, मैंने कहा कि से लेकर पढ़ लेना अच्छा है, यहाँ तक में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चंपा के माध्यम से निरक्षर माने निरक्षर व्यक्ति की अभिव्यक्ति को बताते हैं और साक्षरता का महत्व प्रतिपादित करते हैं, माने साक्षरता को महत्वपूर्ण बताते हुए कवि कहते हैं। अर्थ, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, समय बीत रहा है और बिना पढ़े निकल जाएगा, इसलिए पढ़ना अच्छी बात है। और उसका तर्क संगत कारण बताते हुए कहते हैं, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और तुम गौने जाओगी, माने अपने ससुराल में ही रहोगे, यदि कुछ दिन बालम संग साथ रह, थोड़े दिन तक रहेगा शादी के बाद, उसके बाद मान लो तुम्हें छोड़कर दूर चला जाए, तो बड़ी दूर है कलकत्ता, माने नौकरी के लिए जो दूर चले जाते हैं तो उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कम से कम मैसेज पढ़ पाएंगे और मैसेज कर पाएंगे, माने पत्र पढ़ पाएंगे, पत्र भेज पाएंगे उसके लिए, ताकि किसी प्रकार से यह पढ़ाई के लिए राजी हो जाए। इसमें विशेषता है संदेश, एक दूसरे को संदेश, माने वो साक्षरता के लिए कवि तर्क लगाते हैं जिसकी अभिव्यक्ति ऐसी है किस प्रकार का है। इसलिए इसमें कौन सी शैली है, विरोधाभास, कि कवि जिस प्रकार बता रहे हैं और वह जिस प्रकार उसका विरोध कर रही है। साक्षरता को महत्व दिया गया है और साक्षरता के लिए तर्क दिया गया है। चंपा के द्वारा प्रश्न पूछने पर उसे तर्कसंगत उत्तर दिया गया है। अब इसमें शेष भाग है। ये तो कवि का तर्क हुआ कि पढ़ लोगी तो पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कभी जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। ये साहित्यकार माने कवि का तार्किक रूप है। कौन सा, कि चंपा को जब वह कह रहे हैं तो वह तर्क दे रही है। जितना अच्छा कवि ने तर्क दिया कि तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें जब छोड़कर तुम्हारा पति चला जाए तो उस तक संदेशा पहुंचाने के लिए यह काम आएगा। तो
जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें रिश्तों में दूरियां बन जाती है, पलायन की प्रवृत्ति हो जाती है। और ये जो चंपा है माने नायिका के माध्यम से कवि इस तर्क को देते हैं कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा मैं तो तुम्हें सच्चा समझती थी, अच्छा समझती थी, पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही निकले। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, पढ़े लिखे हो तो ये तर्क कैसे दे रहे हो कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम इतने दूर चले जाओगी और तुम्हें छोड़कर तुम्हारा पति चला जाएगा। पहले वह कहती है मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए ये तर्क होता है कि एक दिन शादी करके चले जाएगी। तो पहले इसमें तर्क देती है चंपा कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन ये तो सिर्फ तर्क की बात है, शादी तो हो ही जाएगी। और कहीं जो ब्याह हो गया माने यदि मैं शादी करती हूँ तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, जब शादी होगी तो ऐसा करूंगी कि अपने बालम के साथ ही रहूंगी, या तो वो मुझे यहाँ से लेकर ही जाए और या नहीं तो यही मेरे साथ रहे। मैं किसी प्रकार से अलगाव को महत्व नहीं दूंगी, माने दूरियों को कोई छोड़कर पलायन की जो प्रवृत्ति होती है उसे महत्व नहीं दूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, और मैं उसे अपने से दूर, माने जो पढ़े लिखे लोग रिश्तों का महत्व कम समझते हैं तो मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, माने ऐसा कारण जो पलायन लोग कर जाते हैं, पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़ाई का तर्क देकर, ऐसे कारण ना हो, ऐसे कारणों पर विपत्ति आए। कलकत्ता एक प्रतीक बताया गया है, लोग जो अपनों को छोड़कर जाते हैं। अब चंपा बोली से लेकर कलकत्ते पर वज्र गिरे तक में प्रसंग है। इन पंक्तियों में कवि ने साक्षरता को महत्व दिया है। चंपा के माध्यम से लेखक अलग अलग तरह से समझाते हैं और सीखने की अपेक्षा विनाश किसकी, पलायन की प्रवृत्ति के विनाश की कामना करती है। कवि कहते हैं, अर्थ है कवि कहते हैं चंपा को जब तर्क देते हुए भी नहीं समझा पाते, चंपा तर्क देती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं लगते हैं उनको, वो ये सोच रही है कि ये झूठे हैं। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो कि शादी के बाद मैं दूर चले जाऊं और जहां शादी होकर जाऊं वहां से मेरा पति दूर चला जाए। इस प्रकार से तर्क माने पढ़े लिखे लोगों को एक व्यंग्य है। मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, यदि मैं शादी करती भी हूँ, मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने बालम से दूर नहीं रहूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, मैं अपने से दूर माने जो रिश्तों की दूरियां है उसे महत्व नहीं दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, माने ऐसे कारण जिससे लोग पलायन कर जाते हैं, ऐसे कारणों को दूर हो करना होगा। और इसमें विशेष है चंपा के स्वाभाविक संवाद का वर्णन है, जैसा इसमें पढ़ने लिखने में हमें आभास हो रहा है। ग्रामीण परिवेश माने गांव में जो अवधारणा होती है उसका वर्णन है। उसके बाद इसमें प्रश्न उत्तर है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, आखिरी लाइन में है कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो क्यों कहा, क्योंकि चंपा नहीं चाहती कि यदि उसकी शादी हो जाए तो उसे उसका पति छोड़कर दूर चला जाए, और दूर का प्रतीक बताया गया है कलकत्ता को कि वह कलकत्ता चला जाएगा। इसलिए शहर की ओर जो पलायन की प्रवृत्ति होती है लोगों की कि पढ़ लिख लिए तो शहर में जाकर बस जाते हैं, और उनका आपसी रिश्तेदारी में जो तनाव आता है उसे दूर करने का तर्क देती है। अतः कलकत्ता का विनाश चाहती है। वज्र गिरना माने विपत्ति आना, विनाश करना, ताकि उसका पारिवारिक माने संबंध रिश्तेदारी न टूटे और पढ़ाई का यह अलग माने पलायन की प्रवृत्ति जो है वह दूर हो। और इसमें प्रश्न है, चंपा को इस पर विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी को लोग महत्व देते थे, उसके अनुसार उन्हें ये लगता था कि सब कुछ अच्छा करने के लिए कह रहे हैं, और पढ़ने लिखने की बात
पर उनका विश्वास नहीं होता, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही झूठ बोलते हैं। शिक्षित व्यक्तियों में रिश्तेदारों के प्रति भावनाएं घट जाती हैं, ऐसा लोग मानते थे। तो इसलिए वह तर्क देती है कि गांधी जी तो इतने अच्छे हैं, इसलिए गांधी जी पढ़ने लिखने के लिए नहीं कहेंगे।